विनर पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विनर पॉइंट एजुकेशन। मैं अमिता त्रिपाठी, आपकी हिंदी संस्कृत टीचर। आज मैं आपके लिए वितान भाग 2 से क्लास 12th का पार्ट 3 लेकर आई हूँ। पाठ पुस्तक से हल प्रश्न पत्र। इससे पहले मैंने ओम थानवी का टॉपिक अतीत में दबे पाँव आपको पढ़ाया था। यदि आपने उसे अभी तक नहीं पढ़ा है तो उससे पहले पढ़ लीजिएगा, फिर प्रश्न उत्तर पढ़िएगा। इससे पहले के जितने वीडियो हैं उसे आप ध्यान से देखिएगा। तो पाठ प्रारंभ करने से पहले मैं आपसे फिर से कहना चाहती हूँ कि यदि आप मेरे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। तो आइए पाठ प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी पर उसमें भव्यता का आडंबर नहीं था, कैसे? उत्तर देखते हैं। सिंधु सभ्यता बहुत संपन्न सभ्यता थी। प्रत्येक तरह के साधन इस सभ्यता में थे। इतना होने के बाद भी इस सभ्यता में दिखावा नहीं था, कोई बनावटीपन या आडंबर नहीं था। जो भी निर्माण इस सभ्यता के लोगों ने किया वह सुनियोजित और मनोहारी था, यानी मन को हरने वाला था। निर्माण शैली साधारण होने के बाद भी दिखावे से कोसों दूर थी। जो वस्तु जिस रूप में सुंदर लग सकती थी उसका निर्माण उसी ढंग से किया गया था। इसीलिए सिंधु सभ्यता में भव्यता थी, आडंबर नहीं था। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की खूबी उसका सौंदर्य बोध है जो रात पोषित या धर्म पोषित ना होकर समाज पोषित था। ऐसा क्यों कहा गया? इसी पर दूसरा प्रश्न भी बनता है कि सिंधु सभ्यता सौंदर्य बोध समाज पोषित था, अतीत में दबे पांव पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर देखते हैं। सिंधु सभ्यता के लोगों में कला व रुचि का महत्व अधिक था। यहाँ प्राप्त नगर योजन, धातु व पत्थर की मूर्तियां, मृदभांड, उन पर चित्रित मनुष्य, वनस्पति और पशु पक्षियों की छवियां, सुनिर्मित मोहरें, खिलौने, आभूषण तथा सुगढ़ अक्षरों का लिपि रूप आदि सब कुछ इसे तकनीक सिद्ध से अधिक कला सिद्ध जाहिर करता है। यहाँ से कोई हथियार नहीं मिला। इस बात को लेकर विद्वानों का मानना था कि यहाँ अनुशासन जरूर था परंतु सैन्य सभ्यता का नहीं। यहाँ पर धर्म तंत्र या राजतंत्र की ताकत का प्रदर्शन करने वाली वस्तुएं, महल, उपासना स्थल आदि नहीं मिलती। यहाँ आम आदमी के काम आने वाली चीजों को सलीके से बनाया गया। इन सारी चीजों से उसका सौंदर्य बोध उभरता है। इसी आधार पर कहा जा सकता है कि सिंधु सभ्यता का सौंदर्य बोध समाज पोषित था। अगला प्रश्न देखते हैं। पुरातत्व के किन चिन्हों के आधार पर आप यह कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता ताकत से शासित होने की अपेक्षा समझ से अनुशासित थी? तो पुरातत्ववेत्ताओं ने जो भी खुदाई की और खोज की उसमें उन्हें मिट्टी के बर्तन, सिक्के, मूर्तियां, पत्थर और लकड़ी के उपकरण मिले। इन चित्रों के फलस्वरूप यही बात सामने आती है कि लोग समय के अनुरूप इन वस्तुओं का उपभोग करते थे, उसका प्रयोग करते थे। दूसरा, उनकी नगर योजना भी उनकी समझ का पुख्ता प्रमाण थी। इससे प्रमाणित होता है आज की नगर योजना भी उनकी योजना के समकक्ष नहीं ठहरती। माने पहले की अपेक्षा आज की योजना भी उनके सामने नहीं टिकती। जो कुछ उन्होंने नगरों, गलियों, सड़कों को साफ सुथरा रखने की विधि अपनाई वह उनकी समझ को ही दर्शाती है। अगला प्रश्न, यह सच है कि यहाँ किसी अगन की टूटी फूटी सीढ़ियां अब आपको कहीं नहीं ले जाती, वे आकाश की तरफ अधूरी रह जाती हैं, लेकिन उन अधूरे पायदानों पर खड़े होकर अनुभव किया जा सकता है कि आप दुनिया की छत पर हैं। वहां से आप इतिहास को नहीं उसके पार झांक रहे हैं। इस कथन के पीछे लेखक का क्या मतलब है? उत्तर देखते हैं। लेखक कहता है कि मोहनजोदड़ो में सिंधु सभ्यता के अवशेष बिखरे पड़े हैं, माने उसकी बची हुई चीजें वहां बहुत सी हैं। यहाँ के मकानों की सीढ़ियां उस कालखंड या उससे पूर्व का एहसास कराती हैं जब ये सभ्यता उसमें चरम पर रही होगी। इतिहास बताता है कि यहाँ कभी पूरी आबादी रही थी। यहाँ सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यता। यहाँ के अधूरे पायदानों पर खड़े होकर हम गर्व महसूस कर सकते हैं। जिस समय दुनिया में ज्ञान रूपी सूर्योदय नहीं हुआ था उस समय हमारे पास एक सुसंस्कृत और विकसित सभ्यता थी। इसमें महानगर
भी थे, इनको विकसित होने में भी काफी समय लगा होगा। यह हमारे इतिहास को आंखों के सामने प्रत्यक्ष कर देता है। उस समय का ज्ञान, उनके द्वारा स्थापित मानदंड आज भी हमारे लिए अनुकरणीय है, माने हम उसको पालन में ला सकते हैं। तत्कालीन नगर योजना को आज की नगरीय संस्कृति में प्रयोग किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, टूटे फूटे खंडहर सभ्यता और संस्कृति के इतिहास के साथ साथ धड़कती जिंदगियां के अनछुए समयों का भी दस्तावेज होते हैं। इस कथन का भाव स्पष्ट करने को कहा गया है। उत्तर देखते हैं, जब कोई सभ्यता व संस्कृति काल के ग्रास में समा जाती है, माने समय के साथ वो समाप्त हो जाती है, तो पीछे कुछ टूटे फूटे अस्थि पंजर जरूर छोड़ जाती है। इन्हीं टूटे फूटे खंडहरों की खोज के आधार पर अमुक सभ्यता और संस्कृति के बारे में जानने का प्रयास किया जाता है। थोड़ा सा भी अवशेष बाकी रह जाता है तो उसी के द्वारा लोग अंततः जाने का प्रयास करते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यता थी, सबसे प्राचीन सभ्यता थी, किंतु वह भी एक दिन समाप्त हो गई। भाई जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, उसी तरह जो चीज है वो हमेशा आजीवन तो नहीं रह सकती। अपने पीछे छोड़ गई टूटी फूटी इमारतों के आधार पर पुरातत्ववेत्ता जो हैं, उन्होंने एक सुसंस्कृत और विकसित संस्कृति देखी। उस समय समाज, उसमें रहने वाले लोग कैसे थे, इन सभी के बारे में खंडहरों के अध्ययन से ही जाना जा सकता था। कोई भी खंडहर और नगर में मिले अवशेष चीजों के आधार पर उस युग के लोगों के आचार व्यवहार के बारे में पता चल जाता था। उस समय के लोगों का खान पान भी यही वस्तुएं बता देती थी। इसलिए कहा गया है कि टूटे फूटे खंडहर सभ्यता और संस्कृति के इतिहास के साथ साथ धड़कती जिंदगियों के अनछुए समयों का भी दस्तावेज, माने इससे ही पता चल जाता था कि कुछ भी अवशेष मिले, उस अवशेष से वो जान जाते थे कि क्या उनका खान पान था, कैसा रहन सहन था, कैसी जिंदगी थी, वो इन्हीं अवशेषों से ही पता चल जाती थी। अगला प्रश्न है, इस पाठ में ऐसे स्थान का वर्णन है जिसे बहुत कम लोगों ने देखा होगा, परंतु इससे आपके मन में उस नगर की एक तस्वीर बनती है। किसी ऐसे ऐतिहासिक स्थल जिसको आपने नजदीक से देखा हो, वर्णन करना है अपने शब्दों में। अब उत्तर है, इस साल की गर्मियों की छुट्टियों में कक्षा के कुछ दोस्तों ने दिल्ली के लाल किले को देखने का कार्यक्रम बनाया। निर्धारित तिथि को हम 6 दोस्त वहां गए। लाल किले को देखने के बाद में कल्पना हिलोरे मारने लगी। इसे देखकर मुगल सत्ता के मजबूत आधार का पता चलता है। इतने विशाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया, इस पर अत्यधिक और धन खर्च हुआ। यह निर्माण उस समय के शांत शासन व समृद्धि के युग का परिचय कराता है। इसका निर्माण लाल पत्थरों से कराया गया। किले के अंदर उनके महल हैं। दीवाने आम से लेकर दीवाने खास तक को देखकर मुगल बादशाह के दरबार का दृश्य सामने आया। यह किला मुगल सभ्यता प्रभुसत्ता का परिचायक था। आज भी ऐतिहासिक महत्व है। यहाँ स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री तिरंगा झंडा फहराते हैं। यह मेरे जीवन के सुखद अनुभवों में से एक है। तो जिस तरह से ये उत्तर दिया गया है, ऐसे आप कोई भी कहीं पर भी आप ऐतिहासिक स्थल पर गए हों, वहां का आप अनुभव अपने शब्दों में वर्णन कर सकते हैं, जिस तरह से ये किया गया है। इसी तरह से आप जहां पर भी कभी ऐतिहासिक स्थल पर जरूर गए होंगे तो उसका वर्णन आप इसी तरह कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, नदी, कुएं, स्नानागार और बेजोड़ की निकासी व्यवस्था को देखते हुए लेखक पाठकों से प्रश्न पूछता है कि क्या हम सिंधु घाटी सभ्यता को जल संस्कृति कह सकते हैं? आपका जवाब लेखक के पक्ष में है या विपक्ष में, तर्क दें। यह बिल्कुल सत्य है कि नदी, कुएं, स्नानागार, बेजोड़ निकासी व्यवस्था सिंधु घाटी की विशेष पहचान रही है। लेखक अंत में पाठकों से यह प्रश्न पूछता है कि क्या हम सिंधु घाटी सभ्यता को जन संस्कृति कह सकते हैं? तो मैं यही कहूंगा कि उस सभ्यता की नकल ही हमने की है, उस सभ्यता का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। आज चंडीगढ़, ब्रासीलिया और इस्लामाबाद की नगर योजना पर सिंधु सभ्यता का प्रभाव दिखाई देता है। मैंने उसे ही देखकर बनाया गया, लेकिन यह प्रभाव गहरा नहीं है। जो प्रभाव उसका था उसकी बराबरी नहीं कर सकता। सिंधु घाटी के लोगों ने अपनी समझ और दूरदर्शिता का परिचय दिया, जबकि इन शहरों में समझ तो दिखाई देती है लेकिन दूरदर्शिता नहीं। यानी किसी भी कार्य करने के लिए दूरदृष्टि जरूरी है। इसलिए मैं सिंधु घाटी की सभ्यता को नव संस्कृति के लिए एक आदर्श कहूंगा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला, सिर्फ अवशेषों के आधार पर ही धारणा बनाई गई। इस लेख में मोहनजोदड़ो के बारे में जो धारणा व्यक्त की गई
क्या आपके मन में इससे कोई भिन्न धारणा या भाव पैदा है? इन संभावनाओं पर कक्षा में समूह चर्चा करना है। तो कक्षा में से समूह चर्चा किया जा सकता है। समूह चर्चा के दौरान क्या निकलता है हल, देखते हैं। सिंधुधारी सभ्यता के विषय में जानकारी उष्ण अनाज, दहो, अन्य क्षेत्रों की खुदाई मिले अवशेषों से मिलती है। यहाँ नगर योजना, मकान, खेती, कला, दूजा आदि के अवशेष मिले। इनके आधार पर एक धारणा बनाई गई कि यह सभ्यता अत्यंत विकसित थी। अनुमान लगाए गए कि यहाँ की नगर योजना आज की शहरी योजना से विकसित थी। यहाँ पर मरुभूमि नहीं थी, कृषि उन्नत थी, पशुपालन व्यापार भी विकसित था। समाज के दो वर्ग, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग की परिकल्पना भी थी। इस क्षेत्र में जो लिपि मिली वह चित्र लिपि थी। हर ने आज पढ़ा नहीं जा सकता, अतः लिपि अपने रहस्य को छिपाए हुए। लिपि पढ़े ना जाने पर अवशेष ही किसी सभ्यता और संस्कृति के बारे में बताते हैं। इतनी सभ्यता के तमाम चिन्ह सुरक्षित नहीं रह सकते। इस क्षेत्र की जलवायु और मजबूत निर्माण लली के कारण काफी अवशेष ठीक दशा में मिले। उन्हीं के आधार पर कर्ण सभ्यता और संस्कृति की परिकल्पना की जा सकती है। तो हमने देखा कि सिंधु घाटी सभ्यता का साक्ष्य जो मिला, उन अवशेषों के आधार पर हमने जानकारियां प्राप्त की। हमारी अतीत में कितने पन्ने अभी भी ऐसे जुड़े हुए हैं जिनसे हमें अवगत होना है। तो हमें अपने अतीत के पन्नों में झांकना होगा, तभी हम उससे अवगत हो पाएंगे। तो वीडियो समाप्त करने से पहले मैं अनुरोध करती हूँ, यदि आप मेरे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो तुरंत जुड़ जाइए। जुड़ने में तनिक सी भी देरी ना कीजिए, इससे आपका ही फायदा है। आप जुड़ जाएंगे तो आप सबसे पहले मेरे वीडियो को पाएंगे। और मेरे सभी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। मैं अगला वीडियो लेकर पुनः उपस्थित होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।